आज बड़ी अफवाह थी कि वो पहाड़ियों के लिए वो एसटी स्टेटस दे देंगे। मैं कहता हूँ हम उसके खिलाफ नहीं हैं, ना हम पहाड़ियों के खिलाफ हैं, ना हम गुजर बकरवाल के खिलाफ हैं। लेकिन आज अगर पहाड़ियों की उन्होंने बात की तो 12 ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पहाड़ियों का वर्चस्व है और वो 12 सीटें बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी जेब में डाल ली। डिपेंड ये करता है, देखिए रिजर्वेशन या आरक्षण जो है, आरक्षण के भी कुछ रूल्स, माननीय हमारे गृह मंत्री यहाँ आए थे, मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी है रजौरी में, तो उन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात उन्होंने कहा जी हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाया, रजौरी में बनाया, कठुआ में बनाया, डोडा में। ये मेडिकल कॉलेजेस तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर रहे, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया। 8 ज़िले बनाए, उनके सेक्रेटरीट बनाए। बीजेपी ने तो हमेशा बढ़ चढ़ के बात करी है। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था 44+, तो कहाँ रहा 44+। अगर चुनाव जल्दी अनाउंस हो जाते हैं तो कैसे उस रण में कूदा जाए? देखिए मैंने स्पष्ट कर, दोबारा से आपकी जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में री एंट्री हुई है, इस पर क्या कहें? तो शायद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, हम जोन बनाएंगे, जोन के बाद शायद हम डिस्ट्रिक्ट बनाएं, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम ब्लॉक बनाएं। तो वो प्रतिक्रिया साथ साथ चलती रही। उधर से हम जो हमारा चुनाव चिन्ह है उस पर भी काम होता रहेगा और ये भी काम चलता रहेगा साइड बाय साइड। ताकि इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी बात अब चलेगी और उसके बाद जो है वो चुनाव चिन्ह फाइनल होगा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन हो चुका है और यहाँ के लोगों के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प खुल चुका है। ये पार्टी अब अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनकी ओर आगे बढ़ रही है और आज पार्टी की एक बैठक थी। पार्टी ने जो है वो अपने जो ऑफिस बीरर हैं वो भी चुनना शुरू किए हैं और जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं RS चिप। इस समय मेरे साथ मौजूद है और RS चिप जो है वो एक मजे हुए राजनेता है और लंबे समय के बाद दोबारा से वो चुनावी रण में उतरेंगे। सियासत में जो है इनकी जो है वो एंट्री हुई है और एक नई पार्टी से हुई है और उस पार्टी के जो मुखिया है वो गुलाम नबी आज़ाद हैं, जो कि खुद एक मजे हुए नेता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोबारा से आपकी जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में री एंट्री हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब जो चेयरमैन बने हैं, जिनको चेयरमैन बनाया सर्वसम्मति से सब लोगों ने, जो फाउंडर मेंबर थे हमारे 800 से ज़्यादा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपना 50 साल का राजनीतिक कैरियर छोड़कर उन्होंने अपने रियासत के लोगों की बेहतरी के लिए, रियासत को वापस स्टेट का दर्जा दिलवाने के लिए, यहाँ के नौजवानों की जो नौकरियां हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ की ज़मीनों को सुरक्षित रखने के लिए ताकि बाहर के लोग इसको ना खरीदें, और जो बेरोज़गारी यहाँ है जो पिछले 3-4-5 साल से जो फैली हुई है उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपना 50 साल का जीवन जो था, पॉलिटिकल जीवन, उसको छोड़ करके उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। पिछले महीने की 26 तारीख को जो पहला नवरात्रा था, उस दिन उन्होंने पार्टी की घोषणा करी, पार्टी का झंडा दिखाया, पार्टी का नाम दिया और जस्ट पार्टी की फंक्शनिंग करने के लिए उन्होंने पहले जो 2 लोगों को नॉमिनेट किया, एक जनरल सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर को, और खुद वो चेयरमैन हैं। तो हमारा केस जो है पूरा सिंबल लेने के लिए वो इलेक्शन कमीशन में चला गया है और मैं समझता हूँ कि लगभग 1-2 महीना लगेगा जब हमें अपना सिंबल मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो प्राथमिकता है इस समय, हम लोगों तक पहुँचें, विशेषकर जो लोग बिल्कुल मायूस हैं, पिछली बीजेपी की कारकर्दगी से मायूस हैं, जिन्होंने बड़े बड़े लंबे चौड़े वायदे किए और लोगों को कुछ मिला नहीं, और ख़ासकर जो पिछले 3 साल से जो यहाँ एक्शन हुआ, जब से यूटी बनी है, तब से लोगों की समस्याएं जो है बढ़ चुकी हैं। तो लोगों के पास जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल करना, अपनी रीच को पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत लेवल तक ले जाना और अपने हेडक्वार्टर को यहाँ इस्टेब्लिश करना, ये सारी हमारी प्राथमिकता है। इस समय हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं और हम जो लोग फाउंडर मेंबर जो इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, हम उनको उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हमारी पार्टी बढ़े और जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे को मजबूती मिले और आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर सके। सर, जहाँ तक चुनाव चिन्ह की बात है तो पार्टी की क्या कोशिश है कि चुनाव चिन्ह किस प्रकार का हो, कुछ इस पर बता पाए? देखिए, चुनाव चिन्ह यहाँ तक संबंध है हमारे जो सम्मानित चेयरमैन साहब हैं, जनाब आज़ाद साहब हैं, जब एप्लीकेशन हमने वहाँ दी है तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो उनके पास चुनाव चिन्ह अवेलेबल हैं वो हमारे सामने रखेंगे और उनमें से जो हमारी पार्टी है जो चिन्ह हमें सूट करता होगा वो चिन्ह जो हमें इलेक्शन कमीशन दे सकता है। बिकॉज उसमें बहुत सी बातें हैं, उसमें कोई भी चिन्ह आपको नहीं मिलेगा जो नया चिन्ह अगर हम मांगेंगे तो जो किसी पार्टी से मिलता जुलता हो या उसका कोई कलर या नाम या वो मिलता जुलता हो। इसलिए ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी बात अब चलेगी और उसके बाद जो है वो चुनाव चिन्ह फाइनल होगा। सर, पार्टी की जो बाकी ऑफिस बेरर हैं उनको लेकर अभी तक कहाँ तक मंथन पहुंचा? क्योंकि 2 पोजीशंस तो अभी फिलअप हुई हैं, बाकी बहुत सी पोजीशंस हैं। उसके अलावा ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और यूथ प्रेसिडेंट तक जाना है। तो पार्टी क्या इस सब प्रक्रिया पर काम कर रही है? बिल्कुल, अभी भी अब बात हमने वहाँ करी है और हम धीरे धीरे ये हम जो प्रतिक्रिया हम शुरू कर देंगे और अभी मेरे ख्याल में आज़ाद साहब कुछ दिनों में यहाँ आएंगे, 2-4 दिन में, तो शायद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, हम जोन बनाएंगे, जोन के बाद शायद हम डिस्ट्रिक्ट बनाएं, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम ब्लॉक बनाएं। तो वो प्रतिक्रिया साथ साथ चलती रही। उधर से हम जो हमारा चुनाव चिन्ह है उस पर भी काम होता रहेगा और ये भी काम चलता रहेगा साइड बाय साइड, सो दैट हमारी पार्टी जो है उसकी रीच जो है वो लो लेवल तक चली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ सके। चुनाव किसी भी समय अनाउंस हो सकते हैं, तो इस बीच जो आपकी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है वो किस प्रकार खुद को तैयार कर रही है कि अगर चुनाव जल्दी अनाउंस हो जाते हैं तो कैसे उस रण में कूदा जाए? देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो लीडर्स, जो नेता लोग हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो सारे हमारी नज़र में हैं और डिपेंडिंग अपान के चुनाव कब होते हैं मुझे नहीं लगता कि चुनाव इस साल हों, लेकिन ऑब्वियसली अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर चुनाव की संभावना है। तो हम जब हमारा हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम इस ओर भी बढ़ेंगे। हम ज़िला लेवल पर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हम दफ्तर खोलना शुरू करेंगे और जो लोग इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं, जो लड़ने के इच्छुक हैं, जिनको पार्टी समझेगी, उनकी धीरे धीरे साथ साथ उनकी शिनाख्त होती जाएगी। सर, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित करेंगे? मुख्यतः कश्मीर में या जम्मू संभाग में? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट। कश्मीर का तो हो गया, गुपकार रूट पर वो तो इस्टेब्लिश हो गया। यहाँ हमारी कोशिश है कि हम मेरा सवाल है मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित करेंगे? मेन हेडक्वार्टर दोनों जगह रहेगा, वहाँ भी यहाँ भी कश्मीर का रहेगा, वो गुपकार रोड पर लिया हमने, और यहाँ भी हमारी कोशिश है कि गांधीनगर, शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर, शनी हिम्मत या सैनिक कॉलोनी इस एरिया में रहे, कि सेंट्रल जगह पर रहे जिसमें सबकी रीच हो। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि यूथ को जो है वो प्राथमिकता आपकी पार्टी में दी जाएगी, तो क्या जो एमएलए के इलेक्शंस होंगे तो क्या उनमें भी यूथ को जो है और महिलाओं को जो है वो मौका मिलेगा? एब्सोल्युटली, आज़ाद साहब ने बड़ा स्पष्ट किया, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ जो उन्होंने बात कही है। 50% उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हमारी यूथ और महिलाओं को होगी और 50% दूसरे लोग होंगे, और ये सारा फैसला उस समय की जो इलेक्शन कमेटी होगी ये फैसला करेगी। लेकिन ये हमारा एजेंडा है कि हम 50% महिलाओं प्लस यूथ को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। बीजेपी के लिए खुद को जो आपकी पार्टी उभर कर आई है, ये कितना मुश्किलात पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि उसका विजयी रथ जो है वो रुक नहीं सकता है, तो आप अपने आप को कितना पावरफुल समझते हैं? देखिए, बीजेपी ने तो हमेशा बढ़ चढ़ के बात करी है। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था 44+, तो कहाँ रहा 44+? बीजेपी आज भी, जैसे यहाँ माननीय हमारे गृह मंत्री यहाँ आए थे, मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी है रजौरी में, तो उन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करी हैं। फॉर एग्जांपल एक बात उन्होंने कहा, जी हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाया, रजौरी में बनाया, कठुआ में बनाया, डोडा में। ये मेडिकल कॉलेजेस तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाए। जब वो
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, ये सारे उन्होंने सैंक्शन किए और उनकी बिल्डिंग बनना शुरू हुई। इवन जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में है या श्रीनगर में है, ये आज़ाद साहब के समय बना। तो इस तरीके से बड़े बड़े टॉल क्लेम किए। और दूसरी बात उन्होंने जो कह दी कि आज बड़ी अफवाह थी कि वो पहाड़ियों के लिए वो एसटी स्टेटस दे देंगे। मैं कहता हूँ हम उसके खिलाफ नहीं हैं, ना हम पहाड़ियों के खिलाफ हैं, ना हम गुजर बकरवाल के खिलाफ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इन लोगों की पहाड़ों में समस्याएं बहुत हैं, पीने का पानी, सड़कों के साधन, बिजली के साधन, ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए हम इनको कंसिडर करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने एक कमीशन बनाया है और वो कमीशन रिपोर्ट देगा और फिर वो ऑनरेबल प्रधानमंत्री उसको देखेंगे। उसके बाद फैसला होगा कि हमने पहाड़ियों को क्या देना है और गुजर बकरवाल को क्या देना। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगर हम पहाड़ियों को भी कुछ सुविधा देते हैं तो गुजर और बकरवाल को नुकसान नहीं होगा। और ये मैं कहता हूँ ये उनकी डिमांड है। हम भी कहते हैं हम पहाड़ी और गुजर बकरवाल के एसटी स्टेटस के खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनकी आपस में ऐसा फैसला सरकार ना करे कि उनकी आपस में लड़ाई हो जाए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कहने को बीजेपी बहुत कुछ कहती है, कहने को आज भी उन्होंने इतनी बातें कह दी हैं। उन्होंने सारा श्रेय ले लिया, जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे वो भी हमने किया, और ये हॉस्पिटल भी हमने बनाए, सड़कें भी हमने बनाई, पीने का पानी का भी हमने दिया, बिजली का काम हमने किया। लेकिन ये चीज़ें देखिए 70 साल से आफ्टर ऑल, पिछले 75 साल से जो स्टेट चल रही है, पहले भी तो ये चीज़ें थीं। और जो भी सरकार आई है, हर सरकार ने काम किया। और मैं समझता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब जब 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर रहे, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया। 8 ज़िले बनाए, उनके सेक्रेटरीट बनाए, मेडिकल कॉलेज जितने दिए उन्होंने 5-6 जगह, डोडा से लेकर कठुआ तक, उधमपुर तक, यहाँ भी जो बनाए वो उन्होंने दिया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, पार्क उन्होंने बनाए। तो मेरे कहने का मकसद है कि बीजेपी बड़े बड़े टॉल क्लेम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो इलेक्शन आने पर पता चलेगा कि कौन कौन किस पानी में है। लेकिन वो इस पूरे पैंतरे से जो गुजर बकरवाल हैं और जो पहाड़ी हैं, उनकी सीटें जो हैं वो अपने सेव कर रहे हैं। और आज अगर पहाड़ियों की उन्होंने बात की तो 12 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पहाड़ियों का वर्चस्व है, और वो 12 सीटें बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने जेब में डाल ली हैं। डिपेंड ये करता है, देखिए रिजर्वेशन या आरक्षण जो है, आरक्षण के भी कुछ रूल्स हैं। ऐसे नहीं कि आरक्षण जिसको मर्जी देते जाओ, लेकिन उस आरक्षण में ये देखना है कि क्या गुजर बकरवाल भी सेटिस्फाइड है, क्या पहाड़ी भी सेटिस्फाइड है। और अगर वो पहाड़ी है तो उनके साथ साथ बहुत से इलाके और भी हैं, जैसे उड़ी का इलाका है, तंगदार का इलाका है, केरन का इलाका है, और उधमपुर में बहुत से जैसे पंचायती है, डूडू बसंतगढ़ है, दिमाग है, ये इलाके हैं, ये वो भी तो पहाड़ी हैं। तो वहाँ क्या रिएक्शन होगा अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को, रजौरी पुंछ को ले लेते हैं, पीर पंजाल को, तो वो जो पहाड़ी एरिया है वहाँ क्या रिएक्शन होगा, ये तो टाइम बताएगा कि हाउ दोज पीपल रिएक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये समय बताएगा कि उसका इनको कितना लाभ होगा या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये तो समय बताएगा। सर, आखिरी सवाल है, लोगों का ये कहना है कि जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनी है, इसमें मुख्यतः वही लीडर है जो कांग्रेस में थे, केवल पार्टी का नाम बदला है, लीडरशिप वही है। तो आप किस प्रकार से लोगों को ये इंश्योर करेंगे कि लीडरशिप बेशक वही है, लेकिन जो अब पैटर्न होगा वो बदला हुआ होगा? ऐसी बात नहीं है। देखिए बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी थी, ज़्यादा लीडर्स वहाँ से आए, लेकिन आज हमने देखा पिछले 2-4 दिन में कुछ लोग जो हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ के भी हमारे साथ आए, कुछ आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो दूसरी बात जो आज़ाद साहब ने कही है कि हम 50% नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, जिसमें महिलाएं भी होंगी, नौजवान भी होंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब 10, 15, 20 दिन, 1 महीना जब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी तो बहुत से नए लोग ज्वाइन करेंगे, तो पार्टी की सारी कम्प्लेक्शन में जो है उसमें तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा। जो पुराने कांग्रेस के लीडर हैं वो भी उस सोच से अब लगभग बाहर आ चुके हैं। बहुत से वहाँ से भी आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो पहले कांग्रेस की एक सोच के साथ उनको काफ़ी समय वहाँ पर गुजारना पड़ा, तो वो सोच से तो बाहर ही हैं आप जब इस पार्टी में आए। ऑब्वियसली जिन लोगों की सोच ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की सोच पॉजिटिव है, वो आज़ाद साहब के साथ आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, काफ़ी नौजवान आगे आए और आज़ाद साहब के साथ मिलेंगे।
आपको भरोसा है कि आने वाले चुनावों में जो है आपकी पार्टी सक्सेसफुल रहेगी? 100% मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी जो आज़ाद साहब की पार्टी, आज़ाद साहब की लीडरशिप में एक शानदार प्रदर्शन करके दिखाएगी, जिसमें नौजवान भी आएंगे, पुराने लोग भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, सब लोग आएंगे। और आज़ाद साहब की जो ये पार्टी है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, इसका प्रदर्शन शानदार होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS चिप, और इन्हें पूरा भरोसा है कि आगामी चुनावों में जो है इनकी पार्टी ज़ोरदार प्रदर्शन करेगी। और वो पार्टियां जो इस समय ये कह रही हैं कि नई पार्टी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, उन्हें उन पार्टियों को जो है वो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बहरहाल अमित शाह का आज विजिट था, उस पर इन्होंने कहा कि जो घोषणाएं वहाँ पर की गई हैं वो घोषणाएं अक्सर इस प्रकार की घोषणाएं जो है वो रहती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन घोषणाओं का क्या नतीजा मिलता है, क्या लोगों से रिएक्शन आता है, ये समय ही बताएगा। आज इनकी पहली यहाँ पर बैठक थी और बैठक के बाद इनका यही कहना है कि पार्टी के साथ नए चेहरे जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और नए चेहरों को जो है वो ये पार्टी खुलकर मौका देने वाली है, ताकि लोगों के पास नए पार्टी के तौर पर विकल्प तो हो ही, लेकिन इस नई पार्टी में उनके लिए नए चेहरे भी हों। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।